स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी पार्ट फर्स्ट, लास्ट टर्म में हमने शुरू किया था गैसीय स्टेट। मैंने आपको बताया था बीएससी पार्ट फर्स्ट केमिस्ट्री, फिज़िकल केमिस्ट्री का सिलेबस क्या है, बुक्स आपको कौन कौन सी आप ले सकते हैं, और हमने जो चैप्टर शुरू किया था दैट वाज गैसीय स्टेट। और गैसीय स्टेट में हम आपको बता रहे थे मैटर की जो 3 स्टेट होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, और इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। मॉलिक्यूल्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स या इंटरमोलिकुलर डिस्टेंसेस के कारण ये सॉलिड लिक्विड गैसेस में डिफरेंसेस होता है। गैसेस की कुछ सर्टेन प्रॉपर्टीज़ थी जो हम आपको बता रहे थे, लाइक इनमें डिफ्यूज़न होता है, और डिफ्यूज़न के कारण अगर 2 या 2 से अधिक गैसेस जब कभी मिलती हैं तो वो होमोजेनस मिक्सचर बनाती है। समांगी मिश्रण या होमोजेनस मिक्सचर क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई सैंपल है जिसमें 2 या 2 से अधिक गैसेस मिली हुई हैं, तो पूरे सैंपल में से आप कहीं से भी सैंपल लें और उसको स्टडी करें तो डिफरेंट गैसेस का कॉम्पोजिशन एक जैसा, उनकी जो अमाउंट है वो एक जैसा मिलेगा। दोनों गैसेस एक समान एक दूसरे में मिल जाती हैं, दैट इज़ होमोजेनस मिक्सचर। थ्रू आउट द कंपाउंड जो मिक्सचर बना है उसमें हर जगह पर एक जैसा कॉम्पोजिशन होगा, तो वो होमोजेनस मिक्सचर कहलाता है। दूसरा कि गैसेस की लो डेंसिटी और हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है, क्योंकि इसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं तो इनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, घनत्व बहुत कम होता है, और क्योंकि इनके मॉलिक्यूल्स दूर दूर है तो जब हम इनको कम दबाते हैं, इनकी संपीड्यता बहुत ज़्यादा होती है, दबने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है, या हाई कंप्रेसिबिलिटी होती है। और ये गैसेस के जितने भी नियम हैं ताप, दाब और आयतन से संबंधित, उनका जैसे बॉयल्स लॉ है, चार्ल्स लॉ है, एवोगैड्रोस लॉ है, ग्राहम्स लॉ है, डाल्टन लॉ, इन सब का पूरी तरह से पालन करती है। बॉयल्स लॉ क्या था कि कांस्टेंट टेम्परेचर पर P जो होता है दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V, या दाब आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर स्थिर ताप पर हम किसी गैस का दाब बढ़ाएंगे तो उसी अनुपात में उसका आयतन कम होता जाएगा। 1662 में बॉयल्स ने ये नियम दिया था। गैसेस से संबंधित चार्ल्स ने क्या नियम दिया था, और बाद में गैलुसाक ने इसी को एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि कांस्टेंट प्रेशर पर P अगर स्थिर है, कांस्टेंट है, तो V विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। दाब आयतन जो है वो ताप बढ़ाने पर, जितना ताप बढ़ाएंगे उतना ही आयतन भी बढ़ता जाएगा, समानुपाती है स्थिर दाब पर। एवोगाड्रो ने क्या कहा था कि स्थिर ताप और दाब, अगर इन दोनों परिस्थितियों को हम अगर किसी गैस सैंपल को स्टडी कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर और प्रेशर को अगर हम कांस्टेंट करें तो उसके एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या हमेशा एक जैसी होती है। V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N, उसके एक निश्चित आयतन में अणुओं की संख्या समान होंगी। अगर ये एक स्थिर ताप और दाब है, एक ये वॉल्यूम है, फिक्स वॉल्यूम है, इसमें चाहे तो आप उसी ताप दाब पर नाइट्रोजन गैस भर दीजिए, चाहे ऑक्सीजन भर दीजिए, उस एक पर्टिकुलर आयतन में अणुओं की संख्या हमेशा एक जैसी होती है। या यूँ कहें कि NTP पर 1 मोल गैस में अणु जो आयतन होता है, 1 मोल गैस अगर ये हमारे पास कांस्टेंट है, 1 मोल है, तो उसका आयतन हमेशा 22.4 लीटर, ये उसका आयतन होगा। और इसमें 1 मोल का मतलब इसमें अणुओं की संख्या कितनी होगी, 6.02 × 10⁻23। इतने अणु होंगे, 1 मोल में इतने अणु होंगे, 6 × 10⁻23 नंबर ऑफ एटम्स, वो या मॉलिक्यूल्स जो भी वो गैस बनी हुई है जिस चीज़ की भी, तो उतने नंबर ऑफ एटम्स 1 मोल में होंगे। और 1 मोल का आयतन कितना होगा, 22.4 लीटर। तो ये ऐसे ही ग्राम्स, डाल्टन्स, ये सारे एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड नियम थे जो कि गैसेस से संबंधित दिए थे। इसके बाद 19th सेंचुरी में साइंटिस्ट थे, बर्नौली थे, वाटरस्टोन, क्लॉसियस, मैक्सवेल्स, बोल्ट्जमान, इन्होंने सब ने जो थ्योरी दी थी काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। और ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या कहती हैं, इनके मेन जो एजम्पशंस क्या हैं,
वो उन्होंने बताया कि हर एक गैस के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, या कोई भी गैस आइडेंटिकल पार्टिकल्स की बनी हुई होती है, एक जैसे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि उनका मास समान होगा। और किसी भी गैस के सैंपल में का जो टोटल वॉल्यूम है उसके कंपैरिजन में अणु जो जगह घेरते हैं, मॉलिक्यूल का जो खुद का वॉल्यूम होगा दैट विल बी नेग्लिजिबल, वो बहुत नगण्य स्थान घेरते हैं। इसको हम वैसे भी देख सकते हैं, मान लीजिए हम यूँ कहें कि कोई एक कंटेनर है जिसमें NTP पर, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पर ऑक्सीजन गैस भरी हुई है, तो उसका जो आयतन होगा उसका करीब 99.9% या 96% इतना परसेंट वॉल्यूम फ्री होता है, फ्री स्पेस होता है जिसमें कि मॉलिक्यूल मूव कर सकते हैं, और बाकी का जो 0.04 है उतनी सी जगह इन मॉलिक्यूल ने घेरी हुई होती है। मतलब टोटल वॉल्यूम के कंपैरिजन में अगर मॉलिक्यूल्स का वॉल्यूम अगर हम देखें तो वो नगण्य होता है, नेग्लिजिबल होता है, या यूँ कहें कि मैक्सिमम स्पेस फ्री होता है, खाली जगह होता है। तो गैस के टोटल वॉल्यूम के कुल आयतन के रिलेटिवली जो मॉलिक्यूल्स का खुद का आयतन होता है वो नगण्य होता है, और इसीलिए इनमें कंप्रेसिबिलिटी, दबने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस कहती है वो उसके अकॉर्डिंग कि मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमेशा एक सॉलिड, स्फेरिकल और परफेक्टली इलास्टिक पार्टिकल की तरह से बिहेव करते हैं। मतलब किसी गैस के जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो सॉलिड होते हैं, स्फेरिकल होते हैं और इलास्टिक होते हैं। मीन्स वो जितने फोर्स से वॉल पर कोलाइड करेंगे या दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड करेंगे उतने ही फोर्स से इनकी जो कोलिजन होते हैं दैट आर परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन्स, या यूँ कहें कि ये जितने फोर्स से जाके कोलाइड करते हैं वॉल पर उतना ही उनका रिबाउंड हो जाते हैं, वो उसी फोर्स से वापस आते हैं। या यूँ कहें कि इन मॉलिक्यूल्स के बीच में आपस में ना तो कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना फोर्स ऑफ रिपल्शन होता है। इनमें कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन फोर्स नहीं होता है, क्योंकि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो हैं वो नेग्लिजिबल होते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। और इसीलिए ये होता है कि ये इंस्टेंटेनियसली हम कहते हैं कि किसी एक कॉर्नर में हमने मान लीजिए अगरबत्ती जलाई तो धीरे धीरे वो पूरे में स्प्रेड हो जाती है, या इनका हम कहें कि ये इंस्टेंटेनियसली एक्सपेंड हो जाती है। जो गैसेस हैं वो एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में बहुत तेज़ी से स्प्रेड होती है। क्यों? क्योंकि इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स नेग्लिजिबल होता है। तीसरा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं जब तक कि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से या कंटेनर की वॉल से कोलाइड नहीं करे। कोलिजन होने के बाद उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। तो मॉलिक्यूल मूव इन अ स्ट्रेट लाइन विद वेरिएबल वेलोसिटीज़ इन डिफरेंट गैस के जो भी सैंपल है, डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं, उनमें अणुओं की गति, इनकी वेलोसिटी जो है, उनका मूवमेंट है या उनका जो स्पीड है वो अलग अलग होती है। कुछ बहुत फास्ट स्पीड से मूव करते हैं, कुछ स्लो स्पीड से मूव करते हैं, तो उनकी जो वेलोसिटी है वो वेरी करती है। बट ये सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं जब तक कि वो किसी दूसरे मॉलिक्यूल से कोलाइड नहीं करे। और जो कोलिजन है दीज आर इलास्टिक, मीन्स ये जितने फोर्स से जाके कोलाइड करेंगे उतने ही फोर्स से वो वापस मुड़ जाते हैं, या इनका जो कोलिजन होता है दैट इज़ इलास्टिक कोलिजन। या यूँ कहें कि इसमें एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता है। मतलब मॉलिक्यूल्स जिस तेज़ी से गति कर रहे हैं कोलिजन के बाद भी वो उसी स्पीड से मूव करते रहते हैं। इनमें कोलिजन के बाद, टक्कर होने के बाद ऊर्जा का कोई क्षय नहीं होता है, ऊर्जा ख़त्म नहीं होता है। इनकी जितनी काइनेटिक एनर्जी है वो स्टेबल रहती है। अगर मान लीजिए इसमें एनर्जी लॉस होती तो धीरे धीरे करते ये पोटेंशियल एनर्जी में चेंज हो जाती। मतलब काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती। इसका मतलब कि मॉलिक्यूल का जो मूवमेंट है वो ख़त्म हो जाता, वो स्टेबल हो जाता। बट मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली किसी भी गैस सैंपल में बहुत तेज़ी से जिगजैग मूव करते रहते हैं। इसका मतलब कि इनकी जो कोलिजन्स हैं दीज आर इलास्टिक कोलिजन्स एंड उनमें कोई एनर्जी का लॉस नहीं होता है, काइनेटिक एनर्जी एज इट इज़ रहती है।
नेक्स्ट इसमें बताया गया जो काइनेटिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कि मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स का या ग्रेविटी का कोई भी असर नहीं पड़ता है। ये गुरुत्वाकर्षण बल से अप्रभावित होते हैं। तभी देखिए, मान लीजिए किसी कंटेनर में हमारे पास ब्रोमीन वेपर रखी हुई हैं और इसके ऊपर हमने एक दूसरा कंटेनर रख दिया जिसमें कि एयर भरी हुई है, तो थोड़ी देर बाद हम देखेंगे कि ये ब्रोमीन के वेपर्स ऊपर चले जाते हैं धीरे धीरे और ये ब्राउन से कलर का हो जाता है, यानी कि ये इसमें चले गए। जबकि ब्रोमीन के जो मॉलिक्यूल है वो एयर के मॉलिक्यूल से 5-6 टाइम्स ज़्यादा हैवी होते हैं, मोर हैवियर देन एयर। तो अगर ये इतने हैवी होते, ग्रेविटेशनल ये इतने हैवी होने के बावजूद अगर गुरुत्वाकर्षण बल का प्रभाव होता तो ये इसमें जाके डिफ्यूज़ नहीं होते, इनका डिफ्यूज़न नहीं होता, क्योंकि बट ये गैस का नेचर है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इनका मूवमेंट, इनकी गति गुरुत्वाकर्षण बल से, ग्रेविटेशनल फोर्स से या ग्रेविटी से अनइफेक्टेड रहते हैं। तो ये धीरे धीरे जाके और एयर में एक्सपेंड हो गए और दोनों का मिक्सचर बन जाता है। तो ये शो करता है कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स है उनका मूवमेंट ग्रेविटी से अनइफेक्टेड होता है। और ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डिफरेंट वेलोसिटीज से मूव करते हैं और जितनी वेलोसिटी उनकी कम या ज़्यादा होगी, लाइकवाइज उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी अलग अलग होती है। तो किसी भी गैस सैंपल में मॉलिक्यूल्स जो होते हैं उनकी वेलोसिटी वो अलग अलग वेलोसिटी को कैरी करते हैं, सबका वेग अलग अलग होता है और सबकी गतिज ऊर्जा अलग अलग होती है। ये डिपेंड करता है कि ताप कितना है। अगर हम ताप बढ़ाएंगे गैस का तो उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और अगर ताप कम होगा तो उसकी गतिज ऊर्जा कम हो जाती है। मतलब किसी भी गैस सैंपल की काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, बट इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ गैस। गैस कैसी है उससे काइनेटिक एनर्जी प्रभावित नहीं होती है, केवल वो ताप जो है उससे प्रभावित होती है। तो ये सारे जो एजम्पशंस हैं ये प्रैक्टिकल के आधार पर दिए गए कि काइनेटिक थ्योरी क्या होगी। अब इसको थियोरेटिकली प्रूव किया गया कि काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस क्या है। थियोरेटिकली हाउ वी कैन प्रूव या डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस। तो इसमें ये बताया गया कि अगर हम ये माने कि हमारे पास कोई एक गैस सैंपल है, वो एक वेसल में हमारे पास एक गैस सैंपल है जिसमें जो वेसल है वो क्यूबिक वेसल है, मीन्स उसमें एक्स वाई और जेड तीनों एक्सिस या उसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर है, ये डिस्टेंस एल है। तो हम ये इमेजिन करें कि एक कुछ सर्टेन क्वांटिटी की गैस है वो एक क्यूबिक वेसल में जिसकी की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है, सारी साइड्स जो हैं वो एल लेंथ की है, जिसके लेंथ एल है, वो उसमें एक गैस सैंपल भरा हुआ है जिसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एन है, एन मॉलिक्यूल्स इसमें भरे हुए हैं। और इनका जो मॉलिक्यूल का है, एक मॉलिक्यूल का मास जो है वो m है, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल है और m उस एक मॉलिक्यूल का मास है। और वो जो मॉलिक्यूल है, एक कोई पर्टिकुलर मॉलिक्यूल है, उसकी वेलोसिटी या रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वर्ग माध्य मूल वेग जो है वो c है, c वेलोसिटी से मॉलिक्यूल मूव कर रहा है। तो अगर हम केवल एक मॉलिक्यूल को कंसीडर करें कि एक मॉलिक्यूल है, उसका मूवमेंट वो c वेलोसिटी से मूव कर रहा है, उसकी वेलोसिटी c है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, ये किन किन डायरेक्शन में मूव कर सकता है, या तो x एक्सिस के तरफ या y एक्सिस की डायरेक्शन में या z एक्सिस की, या यूँ कहें कि ये वेलोसिटी जो है उसके 3 कंपोनेंट होंगे, x, y और z एक्सिस की तरफ, या यूँ कहें कि ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ अ मॉलिक्यूल, जो a मॉलिक्यूल है जिसकी वेलोसिटी c है, दिस रिजॉल्व्स इनटू 3 कंपोनेंट्स x, y एंड z। एंड अकॉर्डिंग टू द डायनेमिक्स जो वेलोसिटी होगी c स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x डायरेक्शन में x कंपोनेंट क्या है इसका, y कंपोनेंट क्या है और z कंपोनेंट क्या है।
तो एक्स वाई और जेड कॉम्पोनेंट क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अ मॉलिक्यूल विच इज़ कोलाइडिंग ऑन एक्स वॉल, ये क्यू वॉल, सपोज ये ए बी सी डी, ये एक इसके कॉर्नर जो क्यूब्स हैं उसके ये जो फेज है वो एक ये हो गई ए बी सी डी, लाइकवाइज बी एफ जी सी एक ये फेज हो गई। तो मॉलिक्यूल का अगर हम एक्स कंपोनेंट स्टडी करें और वो इस सपोज ये वाली जो वॉल है, ये वेसल की बाउंड्री है, ये हम फेज कहें कि ये क्यू फेज है और ये आर फेज है, तो जब वो एक्स डायरेक्शन में मूव करता है, एक्स कंपोनेंट अगर हम ले तो वो या तो क्यू पर कोलाइड करेगा और इस कोलिजन के बाद रिफ्लेक्ट होगा और आर वाले फेज पर इसका कोलिजन होगा। तो ये जो मॉलिक्यूल है जो कोलाइड करता है क्यू और आर वॉल पर, ये केवल एक एक्स कंपोनेंट है। इसी तरह वाई जो कंपोनेंट होगा वो इस वाली वॉल पर और इस वॉल पर कोलाइड करेगा। जो z होगा वो इस फ्रंट वाली वॉल पर और इस बैक वाली वॉल जो है इस पर कोलाइड करेगा। तो जो मॉलिक्यूल है, सपोज हम इसका केवल x कंपोनेंट स्टडी कर रहे हैं, तो x कंपोनेंट में इसका मोमेंटम संवेग क्या हो जाएगा, जो मॉलिक्यूल इसका कोलिजन से पहले जो है उसका संवेग क्या होगा, आपको पता है मोमेंटम होता है m इंटू एक्स, किस डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, मास इंटू वेलोसिटी। एक्स डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी एक्स है, वाई डायरेक्शन में वाई है और जेड डायरेक्शन में जेड है। तो अगर हम एक्स कंपोनेंट को करें तो वो जो सी वेलोसिटी वाला है उसका एक्स कंपोनेंट हो जाएगा एक्स, एक्स मीन्स वेलोसिटी और एम इज़ मास। तो इस डायरेक्शन में उसका मोमेंटम क्या हो जाएगा, मास इंटू वेलोसिटी, भार उसका द्रव्यमान गुणा उसका वेग, दैट इज उसका संवेग, मोमेंटम जो होता है। तो इसका एक डायरेक्शन में क्यू वॉल पर जो कोलाइड करेगा उसका कोलिजन का मोमेंटम क्या हो जाएगा, एम एक्स। और जब ये कोलिजन के बाद वापस, क्योंकि इलास्टिक और परफेक्टली इलास्टिक इसके कोलिजन्स होते हैं, तो उसी डायरेक्शन में वापस जाएगा, तब उसका संवेग क्या हो जाएगा, माइनस एम एक्स। तो कोई मॉलिक्यूल अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसका एक्स कंपोनेंट की वेलोसिटी क्या होगी, एक्स, और उसका मास है एम एक्स, तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, पहले जब उसने कोलाइड किया क्यू पर तो एम एक्स और यहाँ से वापस गया तो माइनस एम एक्स। तो टोटल जो एक कोलिजन पर मूवमेंट का टोटल जो चेंज हुआ वो कितना था, एम एक्स माइनस एम एक्स। तो पर कोलिजन, एक कोलिजन में जो मोमेंटम में चेंज आया कि पहले एम एक्स था और फिर ये माइनस एम एक्स हुआ, तो चेंज कितना हुआ, एक मोमेंटम को दूसरे मोमेंटम में से माइनस कर दे, दैट इज चेंज। तो एम एक्स माइनस एम एक्स, माइनस ये वाला माइनस शो कर रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में गया, एंड दिस विल बी टोटल 2mx। what is 2mx? This is change of momentum per collision. X is the velocity in x direction. As the distance between the collision is L, यहाँ से यहाँ जाके ये कोलाइड करेगा या यहाँ से चल के इधर आके कोलाइड किया, वापस गया, तो एक कोलिजन की डिस्टेंस कितनी है, L। तो एक सेकेंड में कितने कोलिजन्स हो जाएंगे, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस, इतने नंबर ऑफ कोलिजन हो गए पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितनी टक्करों की संख्या कितनी होगी, x डिवाइडेड बाय L, या वेग बटा दूरी। और एक सेकेंड में ये कोलिजन का नंबर कितना हो जाए, मोमेंटम जो है पर सेकेंड, चेंज इन मोमेंटम कितना होगा, ये तो था पर कोलिजन जो मोमेंट में चेंज था, एक कोलिजन में मोमेंटम में कितना चेंज हुआ था, ये एक सेकेंड में होने वाले टक्करों की संख्या है, नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड कितना हो गया, जो 2mx था, यानी कि चेंज ऑफ मोमेंटम पर कोलिजन इनटू नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड, ये हो गया। दिस इज चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड, एक सेकेंड में होने वाले संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, 2mx स्क्वायर अपॉन L, 2mx स्क्वायर अपॉन L। ये x कंपोनेंट के लिए है, मतलब अगर कोई मॉलिक्यूल एक x डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसकी गति x है, तो उसका एक सेकेंड में होने वाला मोमेंटम में परिवर्तन दैट इज 2mx स्क्वायर अपॉन
एल। लाइकवाइज वाई कंपोनेंट हो जाएगा इसका गति का, वाई डायरेक्शन में अगर वो मूव कर रहा है तो 2m वाई स्क्वायर अपॉन एल, जेड डायरेक्शन में है तो 2m जेड स्क्वायर अपॉन एल। मीन्स टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड फॉर अ मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अगर एक मॉलिक्यूल है वो तीनों डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो उसका टोटल मोमेंटम में चेंज क्या हो जाएगा, एक्स डायरेक्शन में मोमेंटम प्लस पर सेकेंड जो उसका चेंज है, फिर वाई डायरेक्शन में पर सेकेंड मोमेंटम में चेंज है, और जेड कंपोनेंट में क्या है। इन तीनों को अगर हम जोड़ दें 2m अपॉन एल इज कॉमन एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इन तीनों को ऐड किया तो हमारे पास ये आ गया। और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर दिस वाज इक्वल टू सी स्क्वायर, ये हमने पहले ही पता था डायनेमिक्स से, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। मीन्स टोटल चेंज ऑफ मोमेंटम पर सेकेंड फॉर मॉलिक्यूल वुड बी 2m and this is c square upon L, 2mc square upon L। तो अगर हमारे पास टोटल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हो, दिस इज फॉर वन मॉलिक्यूल, ये एक मॉलिक्यूल के लिए था, अगर हमारे पास n मॉलिक्यूल हो तो एक सेकेंड में मोमेंटम में कितना चेंज होगा, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय n, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मीन्स 2mnc स्क्वायर अपॉन L। दिस विल बी टोटल change of momentum per second for n number of molecule, n अगर molecule है तो momentum में ये change आएगा। इसी के अकॉर्डिंग अगर हम न्यूटन्स का सेकेंड लॉ देखें तो वो क्या कहता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द इम्पोज्ड फोर्स, जो लगने वाला बल है वो डिपेंड करता है किस पर, कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या है, जो भी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होगा दैट विल बी इक्वल टू इम्पोज्ड फोर्स, उसके प्रभावी बल के बराबर होता है। और जो किसी भी गैस का लगने वाला दाब प्रेशर है, प्रेशर डिपेंड करता है पर यूनिट एरिया में कोई मॉलिक्यूल कितनी फोर्स से आके कोलाइड करता है, मॉलिक्यूल वॉल कंटेनर के वॉल पर कितने फोर्स से आके कोलिजन उसका होता है, या एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, कितने बल से आके मॉलिक्यूल इस पर यूनिट एरिया में कोलाइड करता है, दैट इज प्रेशर। तो किसी भी गैस का प्रेशर क्या हुआ, एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल, दैट इज प्रेशर। प्रेशर मीन्स फोर्स पर यूनिट एरिया, और फोर्स क्या होता है, दैट इज रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम। हमने देखा था चेंज इन मोमेंटम क्या था, 2mnc स्क्वायर अपॉन एल, ये अभी हमने देखा। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से दैट फोर्स इम्पोज्ड फोर्स दैट इज इक्वल टू 2mnc स्क्वायर अपॉन एल। और एरिया अगर हम क्यूब में कंसीडर कर रहे हैं, और क्यूब में एक्स वाई जेड सारी जो डिस्टेंसेस हैं वो एल था, तो इसका टोटल एरिया 6 वॉल्स हैं इसकी, एक वॉल का एरिया क्या हो गया एल स्क्वायर, और टोटल 6 वॉल हैं तो एल स्क्वायर इंटू 6 हो जाएगा, मीन्स 1 अपॉन एल 6l स्क्वायर, राइट। ये एरिया हो गया और ये फोर्स हो गया, तो फोर्स अपॉन एरिया इज इक्वल टू प्रेशर, मीन्स P विल बी इक्वल टू 2mnc स्क्वायर अपॉन 6l स्क्वायर इंटू एल, मतलब 6l क्यूब हो गया, ये कैंसिल हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं P इज इक्वल टू mnc स्क्वायर अपॉन 3v, या PV इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 mnc स्क्वायर, राइट। वॉल्यूम को हम इधर ले आए, mnc स्क्वायर अपॉन 3, दिस इज PV इज इक्वल टू, दिस इज काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैसेस, PV इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 mnc स्क्वायर। ये सैद्धांतिक रूप से गैसेस के लिए काइनेटिक इक्वेशन दी गई थी, गतिज समीकरण दी गई थी गैसेस के लिए। अगर मान लीजिए गैस में के एक मॉलिक्यूल का मास m है और उसमें टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल n है, तो mn
n क्या हो गया, उसके n अणुओं का मास, यानी कि गैस का मास। अगर हम इसको m ले लें, कैपिटल M ले लें, तो PV विल बी इक्वल टू 1/3 कैपिटल M C²। m क्या हो गया, मास ऑफ गैसेस। यहाँ क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल और एक मॉलिक्यूल का मास, तो टोटल मास हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो गया तो mc²। p इज इक्वल टू 1/3 m v को अगर हम इधर ले आए c², और मास अपॉन वॉल्यूम होता है द्रव्यमान बटे आयतन, वो घनत्व के बराबर होता है, डेंसिटी होता है। तो p इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू c², या PV, अगर इसको हम इधर भी ले लें, PV इज इक्वल टू 1/3 mc²। ये इसी को हम इस तरह से किसी भी फॉर्म में लिख सकते हैं, डेराइव कर सकते हैं, काइनेटिक इक्वेशन ऑफ गैस।